दरवाजा खोलो सानिया। आसिफ की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से रो रही हो। अजाज ने तुम्हें इस बड़ी सी हवेली में सिर्फ एक सजावट की सामान की तरह रखा है। 3 साल हो गए हैं सानिया, लेकिन मैं तुम्हारी वो सूनी गोद देख सकता हूँ। अजाज तुम्हें सिर्फ रेशम दे सकता है, पैसा दे सकता है, लेकिन सानिया मैं तुम्हारी माँ बनने की वो अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो। ये सुनकर मेरे आंसू का बांध टूट गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मेरे कांपते हुए हाथों ने जैसे तैसे दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाजा खोला और आसिफ बस मेरे करीब आने ही वाला था कि उसकी बारी सांसें मुझे महसूस हो रही थी कि तभी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मेरी उम्र 24 साल है। बाहर से देखने पर हमारी राज हवेली और मेरा परिवार किसी शाही सपने जैसा लगता है, लेकिन इस हवेली की मोटी दीवारों के पीछे जो सच दफन है उसे मेरी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां प्यार, धोखा और पागलपन के बीच एक फर्क हमेशा के लिए मिट गया। मेरा पति आजाज बहुत सीधी और काम में डूबे रहने वाला इंसान है। उनका पुश्तैनी रेशम का व्यापार है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। आजाज ने मुझे दुनिया में सबसे महंगे रेशम पहनाए, लेकिन वो मुझे अपने वक्त नहीं दे पाया। एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है माँ बनना, अपने आंगन में बच्चे की किलकारियां सुनना, लेकिन आजाज अपने वही खातों में इतने उलझे कि वह उन्हें मेरी सूनी गोद और विशाल हवेली का खौफनाक सा कभी महसूस नहीं हुआ। और फिर वह मेरी इस तन्हाई में और मेरे अधूरेपन में मेरे जेठ आसिफ भाईजान की नज़र पड़ी। अजाज उन्हें अपने पिता के समान मानते थे, लेकिन आसिफ की नज़रें मुझ पर कुछ और ही कहानी बयां करती थी। जब वह मुझे देखते तो लगता जैसे कोई अंदर से उस दर्द को पढ़ रहा हो जिसे अजाज ने कभी देखा ही नहीं। एक तूफानी सुबह आजाज को बनारस के एक बड़े सोने सौदे के लिए जाना था। मैंने रात होते ही आजाज का हाथ पकड़ा। आजाज, मौसम बहुत ख़राब है, मुझे जहाँ अकेले डर लगता है, प्लीज़ मत जाइए। लेकिन आजाज ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ छुड़ा दिया। तुम बेवजह परेशान हो रही हो सानिया, जहाँ बहुत बड़ी डील है। आजाज, तुम अकेली कहाँ हो? आसिफ भाईजान है ना, वो तुम्हारी डाल हैं। आजाद चलेगी जहाँ जाने बिना कि वो मेरी डाल समझ रही हैं। वही मेरे दिमाग सुकून के लिए सबसे बड़ा खतरा था। आजाद के जाते ही हवेली का सन्नाटा और गहरा हो गया। अगले 5 दिनों तक आसिफ ने मुझे छुआ तक नहीं, लेकिन उसने मेरे दिमाग के साथ ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसे मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। जब मैंने आजाज को फ़ोन करना चाहा तो आसिफ ने फ़ोन का तार निकाल दिया। उसने मुझे यकीन दिला दिया था कि आजाज को सिर्फ अपने पैसों से प्यार है, मेरी भावनाओं से नहीं। आसिफ ने मेरे दिमाग में ये बात बिठा दी कि इस दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान है जो मेरे दर्द को समझता है। 5वीं रात भयानक तूफान आया। मैं अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर डरी हुई बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आसिफ ने कमरे के बाहर खड़ा था। इस बार उसकी आवाज़ में कोई खौफनाक गरूर नहीं था, बल्कि एक मीठी, जहरीली और दर्द भरी हमदर्दी थी जो सीधे मेरी सबसे बड़ी कमज़ोर नस पर वार कर रही थी। दरवाज़ा खोलो सानिया। आसिफ की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर रो रही हो। आजाज ने तुम्हें इस बड़ी सी हवेली में सिर्फ एक सजावट के सामान की तरह रखा है। 3 साल हो गए हैं सानिया, लेकिन तुम्हारी वो सुनी गोद देख सकता हूँ। आजाज तुम्हें सिर्फ रेशम दे सकता है, लेकिन सानिया मैं तुम्हारी माँ बनने की वो अधूरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर मेरे आंसू का बांध टूट गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मेरे कांपते हुए हाथों ने जैसे तैसे दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाज़ा खोला और आसिफ बहास मेरे करीब आने ही वाला था। उसकी बारी सांसें मुझे महसूस हो रही थी कि तभी हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार भयानक आवाज़ गूंजी, रुक जाओ आसिफ। आजाज की उस दहाड़ को सुनकर मैं बुरी तरह डर कर पीछे हट गई। आसिफ भी झटके से पीछे मुड़कर हवेली के उस अंधेरे ग्वालर में बिजली की चमक के बीच आजाज खड़े थे। आजाज कभी बनारस गए ही नहीं थे। वो पिछले 5 दिनों से शिवकर आसिफ की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। आजाज के हाथ में हवेली की असली लाल डायरी और व्यापार के कागजात थे। बिना कोई हाथापाई किए आजाज ने आसिफ के सामने वो सारे कागज फेंक दिए। तुम्हें क्या लगा मैं अंधा हूँ आजाज? दिहाड़े जो इंसान रेशम में खोट पहचान सकता है, वो बाई की आंखों में पनप रही नीयत और तिजोरी की चोरी की पहचान सकता है।
पुलिस बाहर खड़ी है। आसिफ, तुमने आज मेरी पत्नी के जज्बातों से खेलकर अपनी बची कुची इज्जत भी ख़त्म कर दी है। आसिफ का सारा गुरूर एक पल में टूट गया। वो हार कर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। एक बीमार और प्यार। अजाज ने जीत की सांस ली। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे सीने से लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई। सानिया मेरी जान, मैंने सब ठीक कर दिया है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये कहानी वो एक खौफनाक मोड़ ले या जिसने अजाज के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। मैं अजाज की उन फैली हुई बाहों को पार करते हुए आगे बढ़ गई। मैं धीरे चलकर ज़मीन पर हारे हुए बैठे आसिफ के पास चली गई। अजाज की सांसें अटक गई। उन 5 दिनों से मनोवैज्ञानिक खेल और मेरे दरवाजे के बाहर कही गई आसिफ की उस हमदर्दी बात ने मेरे दिमाग को इस कदर बदल दिया था कि मुझे अपने ही पति एजाज में एक मतलबी इंसान नजर आ रहा था और आसिफ में मुझे अपना दर्द समझने वाला इकलौता हमसफर। मैंने बहुत ही कोमलता से अपना हाथ आसिफ के कंधों पर रखे। मेरी आंखों में आसिफ के लिए एक अजीब सा बीमार और बेकित प्यार पनप रहा था। सानिया ने, तुम क्या कह रही हो? सानिया जी, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें बचा लिया है। अजाज की आवाज़ टूट रही थी। मैंने बहुत शांत और अजीब सी आवाज़ में अजाज की तरफ देखते हुए कहा, बचा तो लिया तुमने मुझे। नहीं बचाया अजाज, तुमने तो मुझे इस हवेली की तनहा भरी सूनी गोद के साथ मरने के लिए छोड़ दिया था। जब मैं एक बच्चे के लिए घुट रही थी तो मैं कुछ नहीं दिखा, लेकिन आसिफ भाईजान ने, उन्होंने मेरे दर्द को समझा। उन्होंने मुझे वो देने की बात कही जिसके लिए 3 साल से तरस रही थी। जे मेरे लिए रुके। जे कहते ही मैंने आसिफ का हाथ कसकर पकड़ लिया। आसिफ जो अपना सब कुछ हार चुका था, उसके होठों पर एक बेजानी मुस्कान तैर गई। बेजादात हार गया था, लेकिन उसने अजाज से उसका प्यार हमेशा के लिए छीन लिया। अजाज वही घुटनों के बल बैठ गए। बाहर तूफान शांत हो चुका था, लेकिन राज हवेली अब एक ऐसा तालिस बन चुकी थी जहां प्यार, तड़प और पागलपन हमेशा के लिए एक हो गए थे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी। आप मुझे कमेंट करेंगे नेक्स्ट पार्ट तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, आपके लिए और भी बड़े बड़े बेहतरीन अच्छी स्टोरीज़ लेके आऊँगी।